Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Students, today we are going to study Geography chapter 6 Manufacturing Industries. Student, this is our part 1 of this chapter. Welcome student in this class. Today we are going to discuss manufacturing industries chapter number 6. So student, as you know, first I tell you what is the aim of this chapter, the objective of this chapter, which information is given to us by this chapter. So student, इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी होती है उसके उद्योगों पर, क्योंकि लोगों को रोज़गार तो मिलता ही है, वस्तुओं का निर्माण होता है, विदेशी आयात भी प्राप्त होता है और देश आत्मनिर्भर बनता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। फिर जब हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है जहाँ प्राइमरी सेक्टर उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितनी कि सेकेंडरी सेक्टर रखता है। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का रिलेशन डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द जीडीपी, और फिर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डाइवर्सिफाई, जैसे हमारा कल्चर डाइवर्सिफाई है तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री लगी हुई है। कहीं पर माइनिंग है, कहीं टेक्सटाइल है, या कहीं पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्री हैं वो डोमिनेट करती हैं। तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब जो लोकेशनल फैक्टर हैं किसी भी इंडस्ट्री के, वो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है वो किसी एरिया में लोकेट की जाती है। इट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बेसिस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ वी हैव, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो मेजर इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद लोगों को रोज़गार देती है, दैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फिर हमारी कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, आईटी सेक्टर है, उसकी जो लोकेशन के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए एंड में कहीं अपना जो मेजर पॉइंट है चैप्टर का वहाँ पहुँच जाएंगे कि जितनी भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी और हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन हो रहा है इन सब इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो वो कितना टाइप का पोल्यूशन फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है, क्या क्या हो रहा है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल दीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैक्टर्स। एंड तक वहाँ तक पहुँचे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, एज़ पर बोर्ड हमने क्या करना है कि पोल्यूशन वाला जो हमारा पीछे से, अब थोड़ा बैकलॉग लेके चलती हूँ, पीछे वाला जो पोर्शन है पोल्यूशन के फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। क्वेश्चन आंसर की बजाय चैप्टर इस बुक के जो पेजेस हैं उन्हीं पर ही कंसंट्रेट करो। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दोनों की लोकेशन और दोनों के ही बारे में आपने ये देखना है कि वो आज करंट की सिचुएशन में है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये एक अलग सेगमेंट हो जाता है इस चैप्टर का। और जो स्टार्टिंग में लोकेशनल है या इम्पोर्टेंस है ये और टाइप्स, ये 1 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम आते हैं। तो अगर इस तरह से इस चैप्टर को तैयार करोगे तो आप सक्सेस पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में सक्सेस रहोगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। कि ये चैप्टर जो है हमारा एक छोटी सी कन्वर्सेशन से स्टार्ट है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो आप ही की उम्र का है वो जान पाता है कि जो मार्केट के अंदर ढेर सारा सामान एक लार्ज क्वांटिटी में एक ही जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो
और उनका रोल क्या है, वो हमारे डेली यूज़ में क्या काम आते हैं। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स. He purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea and diyas or the lamps. Harish observed that shops in the market are flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. तो इसी बातचीत से हमें पता लग गया कि अगर हमें लार्ज प्रोडक्ट्स बनाना है तो या जो हम हैवी कंज्यूमर गुड्स बनानी है तो उसके लिए हमें लार्ज मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें लार्ज इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर हमारी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी, यानी कि छोटे मोटे कारखानों से भी पूर्ति होती हैं। और कुछ चीज़ें हैं लोग अपने घरों में ही या डिफरेंट छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर काम कर कर बनाते हैं। तो ये सारा का सारा जो सामान होता है वो मार्केट में सेल करने के लिए ही होता है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। स्टूडेंट, फर्स्ट 3 लाइन आर द डेफिनेशन ऑफ what is manufacturing. Underline these lines. Production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. So student, this is the definition of manufacturing. And now we are going to discuss the example. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron from steel from iron ore, and aluminium from bauxite? So do you also know that some type of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के की पॉइंट्स की इसको एनालाइज करके आप लर्न कर सको। फर्स्ट प्रोडक्शन है, दैट इज, और या गुड्स है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो लार्ज क्वांटिटी। तो एक काम प्रोडक्शन होगी गुड्स की लार्ज क्वांटिटी में, फिर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो 3 पॉइंट हैं, तीनों चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि हमने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। अब NTSC के अंदर भी आपको कोई स्टोरी दे दे, कोई एप्लीकेबल क्वेश्चन दे दे, तो वहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है या नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी. People employed in secondary activities manufacture the primary material into finished goods. कि सेकेंडरी एक्टिविटी में जो लोग लगे होते हैं वो प्राइमरी मटेरियल को फिनिश गुड में बदलते हैं. अब बात आ जाती है फिनिश गुड्स क्या होती हैं. अंडरलाइन इट. फिनिश गुड्स मीन फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, वो अंतिम वस्तु जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचती है. जैसे एक कॉपी, एक पेन, एक बैग, एक फर्नीचर, एक फ़ैन, एक कार, एक ट्रक, एक कंप्यूटर, कुछ भी जो फाइनल चीज़ मार्केट में बिकती है दैट इज़ फाइनल गुड्स, जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. कि इस कैटेगरी में ये सब वर्कर्स आते हैं. Some people are employed in providing services. Yes, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसमें से कुछ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. पियोन है, वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा. क्लर्क है, वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो सर्विस तो दे रहा है. तो इसमें सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. कि किसी भी देश की जो आर्थिक क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो डिपेंड करती है उसके निर्माण उद्योगों के विकास के ऊपर. क्यों? आगे आने वाले जो हमारे ये 4 पॉइंट है ये हमें इसका आंसर देंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग.
Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particularly mainly because first point is कि हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि it reduce the burden of on agriculture sector. As you know that India is agriculture country. More than 70% people already engage in these type of activity, and you know that there are disguised unemployment and seasonal unemployment in this sector students. So we can see that कि अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसको डेवलप करते हैं तो ये क्या देता है, ये रोज़गार देता है, तो हमारी एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंस है वो कम होती है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Second, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. जो औद्योगिक विकास है वो एक शर्त है पूरी तरह से कि अगर औद्योगिक विकास होगा तो हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी का खात्मा हो जाएगा. जो पहली हमारी जो पॉइंट है वही इसको क्लैरिफाई करती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, नए नए जो रोज़गार है उनका निर्माण करती है. जैसे जैसे नए उद्योग खुलते चले जाएंगे नए नए रोज़गार के साधन निकलते चले जाएंगे. तो जो लोग कृषि पर निर्भर हैं और उसमें से जो डिस्गाइज छुपी हुई बेरोजगारी के कारण जो एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर में टर्सरी के लिए भी काम निकलता है सेक्टर के लिए. तो जब व्यक्तियों के पास रोजगार होगा तो बेरोजगारी और गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी. दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया. कि प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं कि व्यक्ति स्वयं को तो काम देता ही है, दूसरों को भी 2 और काम देता है. It was also aimed at bringing down regional disparities by established industry in tribal and backward areas. हमारे भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पिछड़े हुए हैं जहाँ कोई उद्योग नहीं है, और यदि कोई सरकार कोई स्कीम लगाए या किसी रिसोर्स के कारण अगर हम दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर विभिन्न उद्योग लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो अपने आप ही वहाँ के लोगों की आर्थिक विषमता है वो दूर हो जाएगी. फिर थर्ड पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं. कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. यदि आपके यहाँ मैन्युफैक्चर गुड्स बनेंगी, आप उनको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन गुड्स एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन करेंसी डिफरेंट कंट्री से मिलेगी, जिससे आप अपने देश के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है फॉरेन से ख़रीदना चाहते हैं या कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक अवेलेबल होगा. Next is countries that transform their raw material into wide variety of finished goods or higher values are prosperous. वो देश जो कच्चे माल की को अब फिनिश गुड में अंतिम वस्तु में बदलते हैं वो ज़्यादा समृद्ध होते हैं. क्यों? क्योंकि यदि आपने जैसे चिले जैसा देश है सारा ही रॉ मटेरियल आपने बाहर बेच दिया तो क्या हुआ, आपके देश में सिर्फ माइनर्स को काम मिलेगा. और यदि आपने उस रॉ मटेरियल से को कन्वर्ट किया फिनिश गुड में तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेगी जिससे नए जॉब ओरिजिनेट होंगे, आपके देश के लोगों को काम मिलेगा, प्लस में जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो वैल्यू भी बढ़ेगी. कैसे कि रॉ मटेरियल दिया तो कितने पैसे का गया, यदि उस सपोज़ आयरन एंड स्टील और उसको सेल किया तो सिर्फ आपको आयरन और का अमाउंट मिलेगा. यदि आपने उसको बार में आयरन रोड में कन्वर्ट किया तो आपको उसका और पैसा बढ़ के मिलेगा. और यदि उस आयरन रोड या शीट को आपने कार, ट्रक या डिफरेंट फिनिश गुड्स में एक्सचेंज किया तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ेगी. अल्टीमेटली योर कंट्री गॉट मोर फॉरेन एक्सचेंज, मोर वैल्यू. तो उससे वैल्यू क्रिएट होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो हायर वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं. इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटीज लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. कि भारत की जो समृद्धि है ना वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो हमारे निर्माण उद्योग हैं वो कितनी तीव्रता के साथ बढ़ते हैं और विभिन्नता लेकर आते हैं नए नए उद्योगों में.
अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश एक औद्योगिक देश है, तो ऐसे में यहाँ जो इंडस्ट्री है और उद्योग हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं। सॉरी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एक हमारी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। तो दोनों का क्या आपस में रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। ये अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो हियर इज द आंसर। फॉर इंस्टांस, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmer. कि हमारी जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं एक वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल है वो उसको यूटिलाइज तो करती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो उधर से जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है वो क्या करती है, इनपुट्स और टूल्स और मशीनरी वो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराता है ताकि उसके अंदर बूस्ट हो, उसका इम्प्रूवमेंट हो। तो दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। दस डेवलपमेंट and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे औद्योगिक निर्माण उद्योग का जो विकास है, ना केवल वो जो हमारे कृषक हैं उनकी आउटपुट को बढ़ाता है बल्कि वो प्रोडक्शन को एफिशिएंट और कार्यकुशल भी बनाता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्रीज नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। आज के वर्तमान जो वैश्वीकरण का दौर है उसके अंदर हमारे उद्योग हैं उनको और कार्यकुशल और प्रतिस्पर्धा में आना होगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ, आत्मनिर्भरता अपने आप में काफ़ी नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारी जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रह पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा निर्माण उद्योग है वो हमारी जीडीपी के अंदर कितना शेयर करता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। कि पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है ना वो जीडीपी के अंदर केवल 17% तक ही स्टैग्नेटेड होकर रह गया है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज आ रहा है ना इंडस्ट्री का वो 27% है, जिसमें से 10% है दैट इज़ फ्रॉम माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज where it is 25 to 35%. It means still there is a need scope to grow. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. कि जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास आ रहा है। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, और हमारी गवर्नमेंट ने इसका डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट क्या रखा है, 12% के आसपास। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. तो एफर्ट्स के बाद अब वो 7% से 9 to 10% के बीच में झूल रहा है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। With appropriate policy interventions by the government and the renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. कि
जो हमारी सरकार पॉलिसी बना रही है और जो हमारी सरकार के प्रयास हैं उससे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो हमारे उद्योग हैं उनका जो उत्पादन है वो का जो लक्ष्य है ना उत्पादन का, श्रेष्ठ उत्पादन का, वो अगले कुछ सालों में ये अगले 10 सालों में प्राप्त कर लेगा। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। NTSC का क्वेश्चन आ जाता है कि NMCC का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड द improve the growth rate of manufacturing industries। क्लियर? अब आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन कि आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वो डोमिनेटेड हैं कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किसी स्टेट में आयरन एंड स्टील है, किसी में सीमेंट इंडस्ट्री है, किसी के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये ऐसा क्यों है? सारी इंडस्ट्री पूरे देश में इवन रूप से क्यों नहीं बिखरी हुई है? क्यों नहीं अलग हर स्टेट में तकरीबन एक जैसी इंडस्ट्री हैं? तो आप देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंडस्ट्री क्यों होती है, उसके कारण क्या है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन। किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के किसी पर्टिकुलर एरिया में स्थापित होने के पीछे क्या क्या कारण हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसकी स्थिति कहाँ होगी, ये जो फैक्टर्स है ना ये कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। दीज आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एट्सेट्रा। ये सब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी इंडस्ट्री को किसी एरिया में स्थापित होने के लिए प्रभावित करती हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, पूंजी, बिजली, मार्केट, ये सब। लेकिन अगर हम बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो वहाँ हमें क्लियर पूछा जाता है कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपको पता है रॉ मटेरियल आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है, पावर आ जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर लेबर आ जाती है, मार्केट आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं। तो ये सब कारण हैं तो जिसके कारण कहीं भी कोई इंडस्ट्री है वो सेटअप होती है। बट मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे ही जो हमारे को चाहिए ना वो सारे फैक्टर एक ही जगह मिल जाए। सो कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इधर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट द लोअर कॉस्ट। की आइडियल लोकेशन वो होती है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज रिमेन वेरी लो, कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स आप वहाँ देखेंगे जिसके कारण आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो वहाँ सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो आइडियल लोकेशन हमेशा ये निर्धारित करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा ना रहे। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज। तो अब हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपस में क्या रिश्ता है। कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी एरिया में होती है तो वहाँ शहर बन जाता है कि नहीं। और समटाइम कई बार इंडस्ट्री क्या करती है, आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। वो कोई पर्टिकुलर पहले ही कोई शहर होता है, उसके बाहर कोई नए उद्योग लग जाते हैं। सो दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ साथ चलते हैं। सिटी प्रोवाइड मार्केट and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice to the industry। कि जो शहर हैं वो मार्केट प्रोवाइड कराती है, कुछ सर्विस भी देती हैं जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, गोडाउन्स है या फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह है। तो फैक्ट्रीज जो किसी भी शहर के साथ में जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वो शहर की इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएंगी। Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies। बहुत सारी उद्योग जब मिलकर एक स्थान पर लगते हैं और पर्टिकुलर किसी शहर की जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके फ़ायदे को उठाते हुए वो अपनी लोकेशन वहाँ करते हैं, तो उसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़।
ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, एक विशाल हमारा औद्योगिक खंड है वो बनता जाता चला जाता है, जैसे कि नोएडा, फरीदाबाद, अभी गुड़गांव के अंदर DLF। यहाँ क्या हो रहा है, गुड़गांव के अंदर DLF एरिया, गुड़गांव के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, बेस्ट PVRs हैं, बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं। तो जितनी भी हमारी IT कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए यहाँ फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। फ़ॉरेन से जो और डेलीगेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और फिर जो IT टेक्नीशियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इन कंपनी में काम करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनके अम्यूज़मेंट के लिए उनके बच्चों की स्कूलिंग, रहन सहन, सोसाइटीज़ वो सब हाई फाई हो। सो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस न्यू एरिया। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर जो हमारी कंपनीज़ हैं, तकरीबन उनके हेड ऑफिस DLF के अंदर आ रहे हैं इधर। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि गुड़गांव है, चाहे नोएडा है, चाहे फरीदाबाद है, ये शहर डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिनके कारण यहाँ पर एक औद्योगिक समूह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ या सामूहिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अ लार्ज स्केल एग्लोमरेशन टेक प्लेस, कि एक औद्योगिक समूह है वो स्थापित हो जाता है एक पर्टिकुलर शहर में। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. कि जो हमारा गुलामी का काल था, उपनिवेश का जो काल था, उस दौरान चूँकि इंडिया से तकरीबन जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन ले जाया जाता था, तो जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो भी था वो सब हमारे जो समुद्र तटीय शहर है उनके किनारे ही था। कॉन्सिक्वेंटली दीज इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है दूर दराज के अंदरूनी क्षेत्र। सो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इन शहरों का एक दूर दराज के अंदरूनी क्षेत्रों के साथ में एक लिंक बन गया, जिससे नए हमारे सेंटर्स हैं वो उभर कर आए। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री मार्केट लिंक कि किस तरह से इंडस्ट्री है वो काम करती है, कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब करके हम सेटअप करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके बाद सब सारी चीज़ें चाहिएंगी, ट्रांसपोर्ट कर कहाँ लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे, वहाँ फिर आउटपुट होगा, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट ले जाएंगे, मार्केट में उसको सेल करेंगे, सेल करने समय पैसा मिलेगा, इसी पैसे से हम फिर अपने इनपुट खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा एक रूट बन जाता है कि हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा किससे, पैसे से। पैसे कहाँ से आए, प्रोडक्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन को सेल किया, और एक सर्कल चलता रहता है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट, कि हम किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन कहीं रखते हैं तो उसका मेन पॉइंट यही रहता है कि कॉस्ट कम से कम हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की पॉलिसी और पर्टिकुलर किसी काम करने के लिए यदि हमें कुछ खास तरह के कारीगर चाहिए तो वो भी रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हम किसी इंडस्ट्री को कहाँ स्थापित करें। अब स्टूडेंट हमारा आ जाता है इस चैप्टर का जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब हम देखते हैं कि उद्योग जो है वो तो कई प्रकार के होते हैं, तो यदि हम इनको क्लासिफाइड करके वर्गीकृत करके पढ़ते हैं तो कई ज़्यादा हमें ये डिटेल में समझ आते हैं। सो वी कैन क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो वो बेसिस क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। List the various manufactured products you use in daily life such as transistors, electric bulb, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobile, medicines and so on.
If we classify the various industries based on a particular criteria, that we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. First, on the basis of the source of raw material, कि हम अपने उद्योग का कच्चा माल कहाँ से लाते हैं, तो इसके आधार पर हमारी दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एक तो कृषि पर जो कच्चा माल आता है उस पर निर्धारित उद्योग, और एक जो मिनरल्स जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उन पर आधारित उद्योग। तो हमारा आ जाता है वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। तो आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल, पेट्रोकेमिकल्स, जो ये हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मीन आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इकोनॉमी के अंदर कितना, किस तरह से जो हमारी इंडस्ट्री है या अर्थव्यवस्था उसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए, बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। बेसिक या की इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को कहती हैं जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, सच एज आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, नट, बोर्ड्स, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉपर स्मेल्टिंग या एल्यूमिनियम बनाती है, जो डिफरेंट हमारे मशीनों में लगते हैं, तो वो सब इसी में आते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ कंज्यूमर्स, जो डायरेक्ट उपभोक्ता यूज़ करता है फाइनल गुड्स, छोटी मोटी चीज़ें जो बनाती हैं वो है शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन एट्सेट्रा, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि पूंजी जो हम व्यापार में लगाते हैं, उद्योग में लगाते हैं, उसके आधार पर, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, कि अधिकतम से अधिकतम आप कितना उसके अंदर उद्योग में पैसा लगा सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है, जिसको हम कहते हैं तो अलाउड द एसेट ऑफ ए यूनिट, कि उस जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसमें संपत्ति पर अधिकतम आप पैसा कितना लगा सकते हो, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, और ये अक्सर हमारा 1 करोड़ के आसपास होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है, मोस्टली ये रुपीज़ लेस देन 1 करोड़ है, किसी किसी इंडस्ट्री में ये 2, 3, 4 करोड़ तक भी आ जाती है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 1 करोड़ की होती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारे पास 2 इंडस्ट्री आ जाती है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आ जाती है हमारा फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि जो ये इंडस्ट्री है उनका स्वामित्व तो किसके पास है? पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी संपत्ति, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज BHEL और SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ही सरकार के द्वारा ऑपरेटेड समूह हैं इंडस्ट्रियल, तो ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टिस्को, बजाज, डाबर इंडस्ट्रीज जो हैं ये प्राइवेट है क्योंकि ये निजी संपत्ति है। Joint sector industries which are jointly run by the state and individual or a group of individual. ज्वाइंट सेक्टर में वो इंडस्ट्री आती है जिसमें सरकार और निजी उद्योग दोनों मिलकर काम करते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट पॉलिसी वो ये होती है 51% गवर्नमेंट शेयर होता है, 49% प्राइवेट सेक्टर का शेयर होता है, जिसके अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इज ज्वाइंटली ओन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमारा फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लाईज और रॉ मटेरियल। यहाँ क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपस में मेंबर हो जाते हैं उसके, और वर्कर्स के साथ में जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है वो शेयर करते हैं, वर्कर्स और बोथ दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर देयर प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। सच एग्जाम्पल आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड क्वार इंडस्ट्री इन केरला। क्योंकि इनकी सीजनलिटी के कारण नुकसान होने का भय रहता है, तो क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोऑपरेटिव मेंबर बनकर इसका लॉस, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। फिर हमारा लास्ट हमारा पॉइंट बन जाता है हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग के अंदर हमारा आयरन स्टील है या कोयला, जो दूसरी हमारी
इंडस्ट्री है जिसमें हैवी गुड्स बनती हैं, और लाइट इंडस्ट्री में वो आ जाती है जहाँ लाइट गुड्स होती हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो बनती हैं। ये हमारा 5वां बेस है। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे आपके पास एक एक्टिविटी आती है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। बेटा ये एनटीएससी में ऑलरेडी एक बार आ चुका है। अब बच्चे यहीं पर मैं अपने पार्ट 1 की एंडिंग करती हूँ, और आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.